अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत से ऐसे मौक़े आए जहाँ लगता था कि जमहूरियत पटड़ी से वापस आना बहुत ही मुश्किल होगा। मार्शल के तवील अदवार 10-10, 11-11 साल के, लेकिन अब कुछ अरसे से एक ऐसी उम्मीद बनी थी कि एक सफ़र शुरू होगा, गिरते पड़ते आगे बढ़ेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशनल क्लैश इतनी बदतरीन शक्ल में इस वक्त हमारे सामने नज़र आ रहा है कि ख़तरात आप रूल आउट नहीं कर सकते कि ये गाड़ी कब दोबारा पटड़ी से उतर जाए। मार्शल ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान दो लख्त हुआ। पाकिस्तान के अंदर ये जो इंतशार वाली कैफियत है वो उसकी देन है। इसी तरीके से ये जो मलेशिया जत्थे, ये सारे इन्हीं मार्शल्लाई अदवार का ही तोहफ़ा है जो पाकिस्तान को मिले हुए हैं। लेकिन दुरुस्त तरीके से आगे कैसे बढ़ें, इसका भी कोई वाज़ेह जवाब नहीं है। आज हम जब आइन की तकरीबात कर रहे हैं कि 73 में हमने पास किया था, आज गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, तो आज के दिन एक तरफ बंदूकें खोल के सुप्रीम कोर्ट खड़ी है, एक तरफ एग्जीक्यूटिव खड़ी है और इस्टेब्लिशमेंट दूर कहीं परे से जाके देख रही है कि उसको इधर खड़े होना है कि उधर खड़े होना है। इस सूरत हाल में आगे बढ़ने का रास्ता कोई क्लियर नज़र नहीं आ रहा और पूरी कौम मुश्किलात में भी घिरी हुई है और तशवीश में भी है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। तो आज के प्रोग्राम में जो हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आगे रास्ता है भी है या गहरी खाई है। राना सनाउल्लाह साहब, वफाकी वज़ीर दाखिला। राना साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। आज 10 अप्रैल को आपने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक फ़ंड्स देने थे इलेक्शन के लिए, लेकिन आज ही के दिन आपने एक बिल पेश कर दिया है सप्लीमेंट्री फाइनेंस के लिए कि वो पैसे देने या नहीं देने पहले तय किया जाएगा। सदर साहब ने कानून वापस पार्लियामान में भेजा है। पार्लियामान ने दोबारा उस अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स लॉ को दोबारा पास कर दिया। ये भी अब दोबारा कभी इम्कान ये है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कोर्ट के सामने जाने का तो उसका कोई, सदर साहब भेजेंगे लीगल ओपिनियन के लिए? नहीं, सदर साहब नहीं भेज सकते। कोई टेकअप कर देगा अगर ला बन जाएगा तो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के इख्तियारात में या लेजिस्लेशन में तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने का कोई इख्तियार नहीं है। आपने जो जजेस की तब्दीली का तरीका कहा था सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के तहत, इफ्तिखार चौधरी साहब इतने तगड़े थे, उन्होंने कहा नहीं तरीका ही बदलो, तो आपने तरीका 21वीं तक नहीं पास कर दी। बस मामला ये है कि वो उस वक्त की पार्लियामेंट या उस वक्त की जो गवर्नमेंट है उसकी वीकनेस थी। अब आप उनसे अगर वो ना बदलते तो नहीं, हम तगड़े हैं या नहीं है, लेकिन हम नहीं बदलेंगे। आप रुक भी नहीं सकेंगे, स्ट्राइक डाउन कर देंगे? नहीं, हम बिल्कुल खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती है फिर? स्ट्राइक डाउन करने का सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी तो वो अपने आइनी इख्तियारात से तजावुज़ करेगी। देखिए, इस बिल के ऊपर दो आ रहा है। एक तो राय वो है जो आइन के अंदर लिखी हुई है कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ये बनाएगी, तो लॉ के तहत आपने लॉ अमेंड कर दिया। लेकिन आपकी एक फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट मौजूद है इसी आइन के अंदर, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के कवानीन के ऊपर आपको फ़िलहाल तो कोई इख्तियार नहीं है। मेरे ख्याल में ये जाएगा। जब आइन में ये लिखा है कि सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसी आइन के अंदर फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट नहीं कहती है। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट जो है वो तो तकसीम है बिटवीन प्रोविंस एंड फेडरेशन। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर लेजिस्लेचर को या पार्लियामेंट को इख्तियार है और उनका उस लिस्ट में ज़िक्र नहीं है। मामला ये है कि जब आइन में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है वहाँ पे ये दर्ज है सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाना है? इसी पार्लियामेंट ने बनाना है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ बनाना है। लॉ किसने बनाना है? इसी पार्लियामेंट ने बनाना है। और सिंपल मेजॉरिटी या वाइल दी असम्बलीज इन सेशन उसका तरीक़ाकार बनाना है। अब उस तरीक़ाकार के मुताबिक असम्बली ने लॉ बनाया, बाद में सेनेट से पास हुआ, प्रेसिडेंट को भेजा जो आइनी तरीक़ाकार है, प्रेसिडेंट ने बराए गौर दोबारा भेज दिया। अब दोबारा भेजे जाने के बाद अगर पार्लियामेंट जो है अब अपने जॉइंट सेशन में उसे पास कर देती है तो वो दोबारा सदर को भेजा जाएगा। सदर इज़ बाउंड टू साइन इट विद इन 10 डे। अगर वो नहीं करता तो 11 डे के ऊपर इट विल बिकम एन एक्ट, ये लॉ हो जाएगा। अब जब आइन में लिखा है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन तो मौजूद है, तो लॉ किसने बनाना है? पार्लियामेंट ने बनाना है। वहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बनाना है लॉ, अपने लिए खुद उसने बनाना है। आपके आइन की फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट 55 नंबर, वो आइन का हिस्सा है। वो चीज़ वो आप सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कम करने के हवाले से वहाँ कोई चीज़ मेंशन ही नहीं है। आपने ये लिखा हुआ है कि इसके इख्तियारात को बढ़ाने के लिए कानून जारी कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप इस लेजिस्लेटिव पीस जो है बिल, इसमें कोई एक चीज़ निकाल के साबित कर दें
अगर तो हम वहाँ पे ये लिखते कि जी बेंच जो है ये बनाने का इख्तियार जो है ये चीफ जस्टिस, उसके साथ अटॉर्नी जनरल, उसके साथ लॉ मिनिस्टर या इंटीरियर मिनिस्टर का इख्तियार होगा, तो आप कह सकते थे। अगर हम ये कहते कि जी जो है ये अपील जो होगी वो प्रेसिडेंट सुनेगा ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, फिर आप कह सकते थे। वो भाई मामला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो लिखा है उसने किस दलील के साथ ये साबित किया है कि ये वन मैन जो शो है चीफ जस्टिस का रिगार्डिंग 184 सब 3 यानी सो मोटो नोटिस, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है हमारे अदारे का। तो उसको हमने कहा कि भाई शेयर कर लो, अब किससे शेयर कर लो, अपने सीनियर मोस्ट जो दो जजेस हैं। तो इसमें हमने इख्तियारात कम किए हैं उनके, कोई इख्तियारात कम नहीं किए। जो माजी करीब के कुछ फैसले हैं, 63A के फैसले को मैं गैर आईनी समझता हूँ। जस्टिस अतर मनिल्ला ने अपने नोट के अंदर जो उन्होंने वजाहत के साथ चीज़ें उठाई हैं उसमें 63A का मामला भी उठाया कि मौजूदा आईनी बुरान की बुनियाद से 63A तो उसकी फिर रेमेडी होनी चाहिए ना। लेकिन आप उन चीज़ों को, उन फैसलों को देखते हुए अगर ये समझ रहे हैं कि ये लॉ टेकअप नहीं होगा, स्ट्राइक डाउन नहीं होगा, तो शायद गलत फहमी में। नहीं, देखें मामला ये है कि 63A मावरा आइन है। अगर 63A मावरा आइन है तो वो मावरा आइन इसलिए है कि एक फ़र्द ने सो मोटो नोटिस लिया और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट लेवल के ऊपर जो है वो फ़ैसला हो गया। वो ना तो किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया, ना हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त गया, फ़ैसला हो गया। उसकी अपील नहीं है। अगर उसकी अपील का हक़ होता तो ये चीज़ ना रहती। तो ये अपील का ही हक़ हमने इसमें दिया और वो अपील जो है वो कोई किसी और जगह तो दायर नहीं होनी, सुप्रीम कोर्ट में होनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुननी है। जस्टिस अतर मनिल्ला ने जजेस ने 4 जजेस ने अपने नोट्स के अंदर बहुत सारी सख्त बातें लिखी हैं। काजी फायजी साहब ने भी बहुत शानदार अपने वो रिमार्क्स दिए हैं, लेकिन 4 जजेस या अफरीदी, मंदोखेल, जस्टिस मंसूर और जस्टिस अतर मनिल्ला, इन्होंने जो कुछ लिखा अगर एक एक करके भी उसको उठाएं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ख़राबी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट बहुत तकसीम का शिकार है। 5 या 6 जजेस चीफ जस्टिस के, और उसकी वजह सिर्फ ये सो मोटो नोटिस है। सो मोटो नोटिस के तहत जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं वो है, और इन इख्तियारात को इस मरहले पे रेगुलेट करना ना सिर्फ आइन, अदलिया, मुल्क और कौम की ज़रूरत थी, जो हमने कर दी है। जस्टिस अतर मनिल्ला के नोट के अंदर एक जगह उन्होंने एक सेंटेंस लिखा है, बड़ा वजनी और बामानी किस्म का है। उन्होंने कहा है कि जो आजकल के जज हैं दे आर बीइंग परसीव्ड एज पॉलिटिशियन इन रोब्स, कि वो लोग उसको तस्वर ये कर रहे हैं कि इन्होंने पहना तो वो काला जुब्बा हुआ है लेकिन ये हैं अंदर से सियासतदान है। ये तो आप मुझे बताएं कि वो जो आपने चोरी परवेज़ लाई की जो टेप थी वो आपने सुनी है? वो किस तरह से बात कर, हो यार छड़ यार, मैं आ रहे हैं, मैं पहुंच गया तेरे घर, मैं 2 मिनट ही सिर्फ तेरे को बहना है, तो मैं दिखा भट्टी तेरे को आ गया है? वो कहना हाँ वो आ गया है। कोई तरीका है कोई? वो भी गुफ्तगू है, वो फुआद एक बंदा इश्तिहारी है, उस बंदे ने एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM उसने वो लूट मार की है, क्या उसका किरदार है। और जब उसके पीछे पुलिस है, उसके पीछे एंटी करप्शन है, उसके पीछे नैब है, वो जाके एक सुप्रीम कोर्ट के जज के घर पे जो है वो छुपा हुआ है। सर मैं और परवेज़ लाई से जिस अंदाज में बात हो रही है, आप मुझे बताएं कि उसके बाद फिर ये जो नोट्स लिखे गए हैं जो ये जैसे अतर मनिल्ला साहब ने लिखा है या मंसूर अली शाह साहब ने जो अपना एक फ़ैसला दिया है, उस फैसले ने पार्लियामेंट को एक इनिशिएटिव दिया, पार्लियामेंट को एक सोच दी कि भाई हमें इसको रेगुलेट करना चाहिए। ये पॉलिटिशियन इन रोब्स वाला ही अगर थोड़ा सा जुमला ज़हन में रख लें कि जजेस आर बीइंग परसीव्ड एज पॉलिटिशियन इन रोब्स। आज जस्टिस फायज़ ईसा आपके साथ बैठे हुए थे, क्या ये दुरुस्त फैसला था सर्विंग? ये मैं समझता हूँ कि ये ऐसा फ़ैसला है कि ये फ़ैसला एक जमहूरी और एक आइनी रियासत में जो है इसमें इसकी मिसाल ऐसे होनी चाहिए कि आज तमाम जजेस को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। बाकी क्यों नहीं है? आज आइन की जो है वो गोल्डन जुबली थी, और ये वो आइन है जिस आइन ने इस अदलिया को इज़्ज़त दी है, एहतराम दिया है, उसकी वजह से अदलिया कायम है।
उसकी वजह से जो है वो फेडरेशन कायम है, उसकी वजह से पार्लियामेंट जो है वो कायम है। और ये एक ऐसा दिन था, इसको मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक तकरीब होनी चाहिए थी, वहाँ पार्लियामेंट के नुमाइंदों को बुलाया जाना चाहिए था। इसी तरह की तकरीब जो है वो दीगर अदारों में भी होनी चाहिए। आगे 30 दिन जो तकरीबात होनी है, और यहाँ पे पार्लियामेंट में आइन के मुहाफ़िज़ों का इस मौके पे आना मैं समझता हूँ बहुत काबिल इस्ताइश है। काजी फैज़ ईसा साहब जो आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है, और बाकियों को भी आना चाहिए था। नहीं, मेरे बल्कि चीफ जस्टिस साहब को खुद आना चाहिए। यही मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आपके अगर चीफ जस्टिस बैठे होते और उनके साथ 3-4 जज बैठे होते, नुमाइंदगी कर रहे होते सुप्रीम कोर्ट की, आप आर्मी चीफ को साथ बिठाते, जनरल आसिम मुनीर को साथ बिठाया होता, फिर आपका एक लगता है कि ये स्टेट के वो इदारे हैं जो आज यकजहती का इजहार कर रहे हैं जमहूरियत की मजबूती की खातिर। काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस उमर अता बंदयाल, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट है उनके दायरा कार में कोई मुदाखलत तो नहीं कर सकता, लेकिन एक आम तासुर ये मौजूद है कि 2 अपोजिट कैंप्स के नुमाइंदे के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो काजी फ़ाइज़ ईसा बैठे हों और चीफ जस्टिस ना बैठे हों तो ये अच्छी मिसाल नहीं है। तो नहीं, तो चीफ जस्टिस साहब को आना चाहिए था। आपने दावा दी थी? जी बिल्कुल। उन्होंने इनकार क्यों किया? बड़ा इनकार नहीं किया उन्होंने। अगर वो इनकार करते तो हम उनको रिक्वेस्ट करने के लिए चले जाते। आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए था सर, ये मैनेजमेंट होती है। ऑर्गेनाइज देखें आप, अगर एक मेहमान को बुलाया जाए और कंफर्मेशन भी ली जाए तो उसके बाद आपको तो फिर इंतज़ार होता है ना, फिर तो नहीं भागते। क्या उन्होंने कंफर्मेशन की थी? जी बिल्कुल, उन सब से जो है वो उनको बुलाया। चीफ जस्टिस कंफर्म करने के बाद नहीं है। देखिए वो कंफर्म करने का तरीका का तो आपके इल्म में ही है ना, कि चीफ जस्टिस के सेक्रेटरी साहब या उनके जो पीए उनके थ्रू ही उनको दावत दीजिए, तो उनके थ्रू ही कंफर्मेशन। अटॉर्नी जनरल आपके पास नुमाइंदे हैं, अटॉर्नी जनरल के जरिए आपको एक कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। बड़ा अटॉर्नी जनरल तो इस यानी तकरीब का मेज़बान नहीं थे, इसके मेज़बान तो स्पीकर असम्बली ही थे। बहुत ही मुनासिब होता आज वैसे अगर वो चीफ जस्टिस यहाँ बैठे होते, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बैठे होते, आप फ़ौज के सरबराह को साथ बिठाते, तो वो जो बड़े अरसे से, मैं इस चीज़ का हामी हूँ कि आपका एक डायलॉग होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इसमें जो ऐसे अदारे जो है वो जिस तरह से आप फ़ौज का जिक्र कर रहे हैं, इस तरह से तो फिर खैर हर अदारे तक बात चली जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आइन के मुहाफ़िज़ के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की एक आइडेंटिटी है। आइन भी उन्हें इस बात की जो है वो ज़िम्मेदारी देता है, अदरवाइज़ भी है। जब भी आइन के ऊपर कोई मामला आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने ही या तो तहफ़्फ़ुज़ किया है या उसका जो है वो। आपको अफसोस है आपको कि चीफ जस्टिस ने आज जो नहीं आए, इनकार किया, या वहाँ से एब्सेंस है उनकी, आपको अफसोस है? मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को इस बारे में जो है वो उनसे बात करनी चाहिए। दुख है आपको कि नहीं आए? जी बिल्कुल दुख है, उनको आना चाहिए था, क्योंकि ये दिन ऐसा था कि जहाँ एक नई बुनियाद हो सकती थी, डायलॉग स्टेट के उन इंस्टीट्यूशंस के माबैन जो कभी गाड़ी नीचे उतार देते हैं जमहूरियत की, कभी चढ़ाने के लिए हमें 20 साल इंतजार करना पड़ता है, तो आज वो इकट्ठे बैठ सकते थे, नहीं बैठ सकते थे। सुप्रीम कोर्ट में क्या 97 वाली सूरत हाल बनेगी? क्योंकि फ़ाइज़ ईसा वाले बेंच के ऊपर, जो 3 रुकनी बेंच के ऊपर उन्होंने पहले एक सर्कुलर से उसका फैसला ख़त्म किया, फिर 6 रुकनी बेंच बना दिया। या तो सर्कुलर ही गलत था पहले, जो साबित होता है, सर्कुलर भी गलत था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले को रद्द करने का तो कोई आईनी इख्तियार ही नहीं है। वो भी एक अजीबोगरीब तरीकाकार अपनाया गया। तो इसका मतलब यह है कि कल को अगर 97 में जैसे जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी ने एक 10 रुकनी बेंच बना लिया था, तो फ़ाइज़ ईसा भी एक अपना 10 रुकनी बेंच बना के बैठ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अगर अक्सरियत जो है वो इस किस्म का फ़ैसला करती है तो वो फ़ैसला जो है वो फिर आईनी तौर पर जायज़ तस्वर होगा। अगर अक्सरियत ऐसा फ़ैसला करती है तो ये आईनी तौर पर जायज़ तस्वर होगा, क्योंकि इससे पहले हुआ है सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी वाला 97 में। ये बहुत बड़ी खबर है जो आप दे रहे हैं। नहीं देखिए, 97 में आप भी तस्दीक कर रहे हैं और मुझे भी मालूम है कि हुआ है ऐसे, और जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी वाला बेंच ही प्रिवेल किया। और फिर जब हुआ तो उसके बाद वो फैसला जो है उसने प्रिवेल किया और उस वो इम्प्लीमेंट हुआ। तो फिर ये कहना कि जी अक्सरियती फ़ैसला जो है वो अगर अब होगा तो प्रिवेल करेगा, तो ये तो एक बड़ी जायज़ बात है। वो बमशल कहते हैं ना, बमशल या बमशल गिरा रहे हैं। उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की इसी तकसीम के अंदर छुट्टी हो गई थी। जस्टिस अजमल मियाँ को पहले अबू दिया था, बाद में वो चीफ जस्टिस बन गए थे। तो आप उस डायरेक्शन की तरफ देख रहे हैं कि ये मुमकिन तौर पर अगर कुछ और बेहतरी ना हुई तो फिर ये हो सकता है। देखें, हम तो ये नहीं चाहते, हम तो ये चाहते हैं कि चीफ जस्टिस
ऑफ पाकिस्तान, अल्लाह ने उनको इतनी इज़्ज़त दी है, इतना एहतराम दिया है। और फिर वैसे भी अब मुझे तो ये बात समझ नहीं आती, जिस जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को मैं जानता हूँ, क्योंकि पंजाब में वो चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, उनसे तो ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि वो इस किस्म की ज़िद या अना की बात करेंगे। वो तो बड़े बैलेंस्ड। और तो मामला ये है कि हमने भी, बार्स ने, तमाम सीनियर वकला ने, सब ने उनकी को रिक्वेस्ट भी की है, बल्कि मिन्नत की है कि जी आप फुल कोर्ट बैठा दें और बैठा के इस मामले का जो है वो फ़ैसला करवाएं, सबको काबिल कबूल होगा। और सब ने कहा कि हमें काबिल कबूल होगा, वो टस से बस नहीं हुए। क्या फिर उनको ये कहा गया कि चलें आप फुल कोर्ट ना बनाएं, आप फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें और उस मीटिंग में इसको डिसाइड कर लें। अब कुछ उम्मीद है कि शायद 1-2 दिन से कोई इस किस्म की कोई कोशिशें विद इन सुप्रीम कोर्ट हो रही हैं कि शायद फुल कोर्ट मीटिंग हो जाए। फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा तो पता नहीं वो तस्लीम करते हैं या नहीं करते। कोई बैक चैनल यूज़ करने की कोशिश की है आपने, ताकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी वो 97 के लेवल से जाने से पहले कोई मामला संभाल लिया जाए? नहीं, बैक चैनल नहीं, फ्रंट चैनल ही है। और वो अटॉर्नी जनरल है। अटॉर्नी जनरल को ऑलवेज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि इस मामले में हम बिल्कुल, कोई हमारी ना ज़िद है, ना अना है, ना जो है वो कोई। क्या अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर मेरा ख्याल है कि उन्होंने ये पैगाम ज़रूर पहुँचाया होगा। अच्छा। तो मामला ये है कि हम तो देखें इस वक्त जो मुल्क की पोजीशन है, जो आइनी और कानूनी पोजीशन है, उसके पेश नज़र अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो ये मुल्क जो है ये अनारकी और अफरा तफरी की तरफ चला जाएगा। ये मुल्क जो है ये ऐसी सूरत हाल में गिर जाएगा कि एक तरफ तो डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके सरों के ऊपर जो है वो साए की तरह जो है वो लटका हुआ है, और दूसरा अगर ये डिस्टेबिलिटी हो गई, इंस्टेबिलिटी हो गई, तो ये तो फिर बात ख़त्म हो जाएगी। सर मेरा तासुर है, हो सकता है आप उसकी नफ़ी करें कि हम अगले 8-10 दिनों में वो तकसीम देखेंगे जो 97 में हमने देखी। तकसीम तो है, सिर्फ उसका अमली इजहार होता है देखना हमने, क्योंकि ये जो 3 के ऊपर 6 रुकनी बेंच बनाया गया पहले सर्कुलर, ये पहला स्टेप था। जस्टिस सजाद अली शाह के वाक़े में भी ऐसा ही हुआ था, उन्होंने कंटेम्प्ट का नोटिस ले लिया था उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के खिलाफ। आपने कंटेम्प्ट लॉ अमेंड किया, उस वक्त प्रेसिडेंट लगारी उसके ऊपर बैठ गए, पूरा रीप्ले है उसका चल रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप यही है, अगले हफ्ते में किसी वक्त जस्टिस फायज़ ईसा एक देंगे। बहरहाल ये फिर बदकिस्मती होगी, अगर ऐसा होता है तो ये बदकिस्मती होगी। और फिर इसकी वजह कौन होगा, इसकी वजह क्या होगी? वजह आप भी और नहीं, हम सब नहीं होंगे। इसकी वजह सिर्फ एक ही शख्स होगा या एक ही पर्सनैलिटी होगी, और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। आप समझते हैं कि उनकी वजह से ही सारी जी, वो मुझे आप बताएं कि फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने में या फुल कोर्ट बनाने में, आप मुझे बताएं ना कि उनको या किसी और को या कोई बताएं, कोई आईनी, कोई कानूनी, कोई हिच है, कोई रुकावट है? वैसे मेरा तो असूली मौक़िफ़ ये था कि उन्हें बड़े बेंच या रुकनी बेंच या फुल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए। 63A का जो फैसला है, जब सारी दुनिया कह रही है कि ये इट्स अमाउंट टू रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके ऊपर जो रिव्यू हमने दाखिल किया उसको सुनने में कोई हर्ज है, कोई रुकावट है? तो मामला ये है कि एक आदमी सियासत में ज़िद करके बैठा है, उसने इस मुल्क की सियासत का बैठा दिया है, इस मुल्क के सियासी कल्चर का बैठा दिया है, उसने इस मुल्क की इकॉनमी को बैठा दिया है। और दूसरी तरफ अगर चीफ जस्टिस साहब इसी ज़िद पे अगर कायम है, मैं तो तवक्को नहीं करता कि वो कायम है ना, मैं बल्कि मैं दुआगो हूँ कि वो कायम ना हो। मैं उनको एज़ पर्सन मैं समझता हूँ कि वो ऐसी ज़िद और अना के बंदे नहीं हैं। तो अगर वो इस ज़िद पे कायम रहे तो फिर जो है वो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी फिर तबाही क्या होगी? सर अगर हेड ऑन कोलिजन होता है, जो हम जा रहे हैं उसके करीब खड़े हैं, बस ये किसी एक ने वो पलक झपकनी है और वो काम आपका हो जाना, तो उसमें लाजमी नहीं है कि चीफ जस्टिस शहीद हो, उसमें आप भी शहीद हो सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस साहब के नुकसान का ज़्यादा एहतमाल है। उसकी वजह सुन लें। देखिए, हुकूमत जो है वो एक मॉरल और पॉलिटिकल 2 पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है। हमारी एक पॉलिटिकल भी जो है वो एक जो है वो बेस होता है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपने मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर खड़ा है, उसके फ़ैसलों के पीछे
जितनी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जितनी भी पावर है वो सारी उनकी मॉरल अथॉरिटी है। वो अथॉरिटी जो है उसने वो अथॉरिटी जो है वो आम आदमी के ज़हन से लेके खवास तक जो है ना वो धुंधला गई है, और उसके ऊपर ये 2-3 चीज़ें जो है ना वो बड़ी भारी पड़ रही हैं। एक वो 63A का फ़ैसला, एक उनका जो है वो 3-2 और 4 जजों का उस फैसले के ख़िलाफ़ एक एक करके नोट देना, उन नोट में बड़े ही यानी जो है वो वैलिड रीजनिंग देना, और उसके बाद उनका फुल कोर्ट ना बुलाना। इसके ऊपर इनके ऊपर कोई बंदा, इवन जो हमारी मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टी है, वो भी नहीं ये कह सकती कि ये फुल कोर्ट ना बनाए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में आपने ये इशू डिस्कस किया? क्योंकि मुझे लगता है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मेरी इतला ये है कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि इकॉनमी बैठी हुई है और यहाँ हो क्या रहा है पाकिस्तान में। हाँ, ये तहफ़्फ़ुज़ात तो उनकी तरफ बिल्कुल पाए जाते हैं, क्योंकि वो भी आखिर पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट है, उसके बाद फिर उनके मनसब हैं, तो नज़र तो उनको भी आ रहा है, बल्कि सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है कि इकॉनमी जो है उसकी क्या सूरत हाल है, और उसके बाद फिर अब ये क्या हो रहा है। यानी आप देखें ना कि एक आदमी 25 हुआ है और 26 नवंबर तक आया है, यानी हर दिन उसने कोई ना कोई, वो पंजाबी में कहते हैं पंगा लिया है उसने, कि ये मुल्क की इकॉनमी जो है ये बैठ जाए और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ना हो, क्योंकि अगर अदम इस्तेहकाम रहेगा तो मुल्क जो है वो मुआशी तौर पे इस्तेहकाम नहीं पकड़ सकता। 26 को जब देखा उसने ये तो सारा कुछ जो है वो नाकाम हो गया, कुछ नहीं मैं कर सका, उसने असम्बलियाँ तोड़ दी। अब आप मुझे बताएं कि आइन में असम्बलियों के टूटने का जिक्र है, लेकिन कोई इस तरह से टूटने का जिक्र है कि ये एक आदमी की ज़िद है कि मैंने हुकूमत को नहीं चलने देना और मैंने हर कीमत पे मुल्क का बैठाना है, तो वो जनाब असम्बलियाँ तोड़ दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जिस दिन पहले दिन वो बैठा था 9 रुकनी बेंच, जैसे अतर मिनुल्लाह ने इस पे सवाल उठाया, अतर मिनुल्लाह ने और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, पहले ये दोनों ने उनका पहले तो देखो, पहले ये तो देखो आइन के मुताबिक चलना है, आइन के मुताबिक चलना है, तो भाई जो सूरत हाल आपके सामने ये आइन के मुताबिक है, तो ये चीज़ें डिसाइड होनी चाहिए। वरना आप मुझे बताएं 272 में से 150 सीट का फैसला इलेक्शन होने से 5-6 महीने पहले हो जाए, तो फिर तो पूरा इलेक्शन नहीं, जनरल इलेक्शन पे क्या होना है। आप मुझे बताएं, अगर ये फार्मूला इस दफ़ा चल गया तो पंजाब में जो भी पार्टी हो, हम हो या कोई हो, उसे ज़रूरत ही नहीं है जनरल इलेक्शन में जाने की। उसे 6 महीने पहले असम्बली तोड़े, साल पहले तोड़े, एक साल पहले ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का सवाल था। मुझे वो बात अगर मुकम्मल करने की इजाज़त दें कि ये मामला को 90 दिन का या इलेक्शन का नहीं है, ये मामला जो है इस मुल्क की बका का है। आप मुझे बताएं कि अगर पंजाब में PMLN या PTI या पीपल्स पार्टी बरसे इक़्तिदार हो और उनकी पोजीशन जो है वो समझें या हो, वो 1 साल पहले असम्बली तोड़ दें और दोबारा इलेक्ट होके आ जाएं, तो 1 साल बाद जो 146 272 में से इट इज़ मोर देन 50% उनके ऊपर जो इलेक्शन होने हैं, तो फिर सबको पता नहीं होगा कि यहाँ पे कौन जीतेगा, किसको एज होगा। जो पंजाब जिसके पास होगा वही जीतेगा। तो बस क्लियर होगा। नहीं तो फिर इट मीन्स कि आप इस बात की बुनियाद रख रहे हैं कि आइंदा जो है जनरल इलेक्शन जो इस मरतबा है उसमें भी पंजाब डिक्टेट करे कि पूरे मुल्क का रिज़ल्ट क्या होगा और फेडरल में गवर्नमेंट किसकी होगी और फॉर ऑल टाइम टू कम ऐसा हो। यानी ऐसा कैसे हो सकता है? तो मामला ये है कि ये जो इसने हरकत की है, ये बड़ी घटिया हरकत की है इसने, गैर इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ने वाली, नहीं असम्बलियाँ तोड़ने वाली, इसने बहुत गैर आइनी काम किया है। और इस फितने का मकसद ही ये है, गैर आइनी नहीं है, बट आइन के अंदर प्रोविजन है उसके चीफ मिनिस्टर नहीं, लेकिन उसके पीछे जो उसकी इंटेंशन है वो यही थी, उसकी इंटेंशन यही जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मुल्क जो है अफरा तफरी और अनारकी का शिकार हो। तो उसमें क्या फौज की जानिब से बताया गया कि वो सिक्योरिटी देंगे इंतखाबात के लिए या नहीं देंगे? देखिए जी, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हम नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि हमारी जो कमिटमेंट्स हैं
हमारी जो डिप्लॉयमेंट है दैट इज़ मोर दैन 70%। मोर देन 70% डिप्लॉयमेंट है इस वक्त। तो फिर तो आप, यानी मामला ये है कि तो पूरी दुनिया में फ़ौज से मुतल्लक असूल ये है कि 30% आर्मी जो है, 33% वो ऑपरेशन में होती है, 33% जो है वो ट्रेनिंग में होती है टू बिकम इन ऑपरेशन, और 33% जो है वो रेस्ट पे होती है। ये मुसल्लमा असूल है, इसके बगैर फ़ौज का जितना यानी जिस नौइयत का काम है उसमें वो एंगेज नहीं हो सकती। और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो कहाँ 33 और कहाँ 70% जो है वो इन ऑपरेशन है। 9/11 के बाद कंटिन्यूस एक सिचुएशन। हाँ, तो इसमें जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इलामिया था उससे पढ़ के मैं उसकी इनसाइड डिटेल तो नहीं बयान कर सकता, वो तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन मेरा तो वहाँ जब आप डिस्कस करते हैं कि हम नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे, फिर वो एक वो बड़ा हाई प्रोफाइल टारगेट भी उन्होंने पकड़ लिया शंबे, तो उससे तासुर यही मिलता है कि वो फोकस उनका कि वो कितनी बड़ी कामयाबी है। आई थिंक वो चाइना, ईरान, आपको सारी जगह पे शायद उस पकड़े जाने का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो CPEC के ऊपर भी अटैक वगैरह जो होने कम हो जाएंगे। वो जो है उसको कहाँ से उन्होंने पकड़ा और किस तरह से लेके आए, इस किस्म के ऑपरेशंस की जो है ना वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में मिसाल नहीं मिलती। ये गालबन यानी पिछली किस एजेंसी का ऑपरेशन था ये? ISI का ऑपरेशन? सदी में देख लें कि ये एक वाहद सेकंड ऑपरेशन से माना जा रहा है। ISI का ऑपरेशन था? ISI का ऑपरेशन था और उन्होंने बड़ी कामयाबी से जो है वो मेरे ख्याल है आपकी जो आज धमाका तो हुआ है, अल्लाह पाक रहम फरमाए दोबारा कोयटा के अंदर, लेकिन आपकी CPEC वाला प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर हमले होने में कमी आ जाएगी, अब काबू आ जाएगा ये। जी बिल्कुल बिल्कुल। NSC के अंदर दोबारा आ जाऊँ उसके ऊपर, अगर उनका फोकस काउंटर टेररिज्म है, उनकी डिप्लॉयमेंट 70% है, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो ट्रूप्स स्पेयर नहीं कर सकेंगे। 2 लाख बंदा तो आपको उनका ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उनका फोकस नहीं, ये इस मुल्क की ज़रूरत है। वो जिस तरह से इस वक्त एंगेज हैं वहाँ पे, जो नौइयत वो बता रहे हैं, जिस तरह से एंगेजमेंट है, रोज़ तो ऑपरेशन हो रहे हैं, रोज़ उनके ऑफिसर्स, उनके जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। अब इसमें कमी लाना या इससे पीछे हटना वो इंतहाई नुकसानदेह होगा, और इसको पूरा करना जो है वो इस मुल्क के फ़ायदे में होगा। और सर फाइनेंस आप 21 अरब दे सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी कि 21 अरब देना, लेकिन वहाँ पे भी आज आपने बिल डाल दिया, उसको ट्रक की बत्ती पे पीछे लगा दिया, फाइनेंस सेक्रेटरी को आपने वाशिंगटन भेज दिया, तो महीना तो गया इस चक्कर में। नहीं देखें, मामला ये है कि जो पार्लियामेंट की रेजोल्यूशन थी तो उसके पेश नज़र गवर्नमेंट जो है वो दोबारा पार्लियामेंट से रहनुमाई लिए बगैर इसमें आगे नहीं बढ़ सकती थी। सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट में तलब कर लेती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, फिर प्राइम मिनिस्टर का इसमें क्या कसूर है? सर एग्जीक्यूटिव की पावर्स, एग्जीक्यूटिव का काम है उनको सुप्रीम कोर्ट की नीड सारा कुछ करे। नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर नॉट द एग्जीक्यूटिव, फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर, इट्स द कैबिनेट विद प्राइम मिनिस्टर। तो फिर सारे तैयार हो जाए। तो कैबिनेट को उन्होंने जो है वो बिल जो है वो पेश किया, वजारत ख़जाना ने, लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी राय दी, तो कैबिनेट ने यह फैसला किया कि क्योंकि रेजोल्यूशन पार्लियामेंट का है तो इसके ऊपर पार्लियामेंट से जो है वो रहनुमाई ली जाए। अब अगर पार्लियामेंट रिजेक्ट करती है तो रिजेक्ट होगा, एक्सेप्ट कर ले तो पैसे दे देंगे। सर यूसुफ रज़ा गिलानी को अदालत ने खत लिखने का कहा था, और खत नहीं था लिखा, रज़ा गिलानी को कहा था, खत नहीं लिखा उसने। मैं आपके आऊँगा, ये बड़े मज़े के अपने अल्फाज कहेंगे, यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा था। शहबाज शरीफ को वो बुलाएंगे, आपको हुक्म दिया था, अमल नहीं किया उन्होंने। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, इन्हें उनको हुक्म नहीं दिया उन्होंने। टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट 5 साल की नाहल नहीं, उनको हुक्म ही नहीं दिया उन्होंने। फेडरल गवर्नमेंट अगर उनको वो बुलाएंगे तो उन्होंने कहा कि वो कहेगा कि फेडरल गवर्नमेंट को आपने कहा था, फेडरल गवर्नमेंट मैं नहीं हूँ, फेडरल गवर्नमेंट मेरे कैबिनेट है, आप कैबिनेट को बुला लें। कैबिनेट जो है वो इजाज़त भी दे सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट के रेजोल्यूशन की वजह से उसने अपना पार्लियामेंट में भेज दिया। तो आप बराए मेहरबानी पार्लियामेंट को बुला लें, बुला के सारी पार्लियामेंट को नाहल करके घर भेज दें। वो एक स्टेप होगा, अगले स्टेप में वो प्राइम मिनिस्टर को बराह रास्त हुक्म देंगे। पहले स्टेप में वो आपका एक्सक्यूज सुनेंगे, अगले स्टेप में प्राइम मिनिस्टर जो है वो कर नहीं सकता, पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर के पास पावर ही नहीं है। कंटेम्प्ट नोट सर्व हुआ तो क्या करेंगे? कंटेम्प्ट प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई प्राइम मिनिस्टर की ये पावर ही नहीं है, ये पावर प्राइम मिनिस्टर की नहीं, ये पावर कैबिनेट की है, ये वहाँ पे लफ्ज़ गवर्नमेंट है। फिर राना साहब आप भी साथ खड़े होंगे कुटेरे में? तो सारे खड़े होने को तैयार है। मैंने तो कहा कि पूरी पार्लियामेंट को बुला लें, पूरी पार्लियामेंट को बुला के इसको नाहल कर दें। लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, या मिनिस्टर है कंसर्न, जो भी सागडार होंगे, आप होंगे, ये सारों को तो वो तलब करके फिर 4-5 बंदों को नाहल कर देंगे। चलें, हम तो कहते हैं कि सबको कर दें, 4-5 को करना तो वो 4-5 को कर दें,
आज इलेक्शन कमीशन ने भी खत लिखे हैं और आपने शायद वो प्रपोज लॉ अमेंड भी किया है इलेक्शन कमीशन के हवाले से, कैबिनेट ने शायद उसको नहीं, मेरा ख्याल है कि उसको जो अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट की हैं उनके ऊपर मेरा ख्याल बात आने वाले दिनों में होगी और उस पर अमेंडमेंट हो सकती है। सर वैसे एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल आप इंतखाबात को जिस तरीके से आगे ले जाना चाह रहे हैं, ये तरीकाकार मुझे इससे हम उसको कहीं नहीं ले जाना चाहते, हम उसके वक्त पे उसको करवाना चाहते हैं और हम जो है वो जो आइन में लिखा है और उसके मुताबिक कराना चाहते हैं, केयर टेकर सेटअप के तहत कराना चाहते हैं, फ्री एंड फेयर कराना चाहते हैं और तमाम असम्बलियों के इकट्ठे इलेक्शन कराना चाहते हैं। ये जो फितना जो इस मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी की तरफ ले जाना चाहता है, हम इसको रोकना चाहते हैं, बस सिर्फ बात इतनी है। सर जिस तरीके से कोई नहीं आगे, जिस तरीके से आप इंतखाबात 90 रोज़ से आगे चले गए ना, तो अब भी ये जाने ही और आगे, अभी 14 मई को भी नहीं आपके कराने का। यानी अब आप मुझे देखें, सियासत में फ्री कैन के माबैन समझौता जो है ना विन विन सूरत हाल पे होता है। कोई लूज़र हो के जो है वो किसी बात का फरीक नहीं बनता। आप मुझे बताएं कि इसकी शुरू से इतनी इसकी जो है वो बदनिजती है इस बंदे की कि ये हर मामले में जो है ना वो दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। अगर ये हरकत ना करता तो 25 मई की अगर ये अल्टीमेटम ना देता तो हम तो फैसला कर चुके थे। हम तो ये फ़ैसला कर चुके थे कि असम्बलियाँ रिजॉल्व करके तो इलेक्शन में चले जाएं। और जब इसको ख़बर हुई, इसने आगे जो है वो धमकी दे दिया, उसने कहा कि जी मैं आ रहा हूँ 25 को इलेक्शन अनाउंस करें। यानी ये कि ये अब इन्होंने फ़ैसला कर लिया है, ये इलेक्शन अनाउंस करेंगे और मेरी ऊपर जो है ना वो बल्ले बल्ले हो जाएगी को हो क्या बात है, उसने धमकी दी है, ये जो गए। तो फिर क्या हुआ? सर खाली इमरान को मत फैसला वापस हो गया। नहीं इमरान को फैसला वापस हो गया। ना बोले खाली इमरान को। उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट डबल गेम खेल रही थी, लाइन के एक तरफ आपसे खेला जा रहा था, दूसरी तरफ उधर से खेला जा रहा था। चलिए ठीक है, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने चले और कई जगह पे गलती की होगी, लेकिन उन्होंने इसे कहा था कि ये काम ना करो, 25 मई का अल्टीमेटम ना दो, इसे डिले कर दो। ये उनको ये खबर थी कि हम क्या फ़ैसला करने वाले हैं। अब इसी तरह से अगर ये हमारे साथ बैठ आपकी अंडरस्टैंडिंग थी बाजवा साहब के साथ, तो दूसरे साहब ने उन्होंने कहा नहीं, इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात ही कोई नहीं थी। ये फैसला था मियां नवाज शरीफ का कि आप गवर्नमेंट को छोड़ें और इलेक्शन में जाएं। तो उनके जो साथी थे उन्होंने कहा होगा कि करो। किन के साथी? जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। नहीं, तो इमरान खान को उन्होंने रोका कि भाई ये तुम धमकी ना लगाओ, तुम धमकी लाओगे मामला ख़राब हो जाएगा। और सिर्फ इस हट दर्मी और इसके मुतकब्बराना वो ख़ताब की वजह से, धमकी की वजह से ये मामला हुआ। अब उसके बाद आप मुझे बताएं कि कभी लॉन्ग मार्च, कभी जो है वो शॉर्ट मार्च, कभी मैं समुंदर लेके आऊँगा, समुंदर लाने में नाकाम हुआ तो फिर मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। अगर इसकी बजाय ये बैठ के बात करता तो शायद इसमें कोई ना कोई चले। अक्टूबर जो है वो मुद्दत पूरी होती है और अक्टूबर में इलेक्शन होना चाहिए, चलो को थोड़ा बहुत आगा पीछा हो सकता था। लेकिन अगर ये कहेगा ना कि मैं इस तरह से धौंस से हमसे कोई काम करवाएगा, कोई काम नहीं। 14 मई को तो आपने इलेक्शन नहीं जी, अगर इस तरह से ये करवाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। 14 मई को तो नहीं करवा रहे, फिर हो सकता है 8 अक्टूबर को भी ना हो, अगर इसने यही रवैया रखा तो। 14 मई तो आप नहीं करवा रहे, आप कह रहे हैं 8 अक्टूबर भी नहीं होगा। 8 अक्टूबर जो है वो मामला ये है कि अगर ये बैठ के बात करें, सियासतदानों वाली बात करें, तो ये मामला जो है ये सुलझ सकता है। और अगर ना करे तो फिर ठीक है, फिर अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत पूरी होगी, उसके बाद केयर टेकर सेटअप आएगा और केयर टेकर सेटअप जो है वो इलेक्शन करवाएगा। सर इसका हल जो था ना, मैं जो सवाल मेरा अधूरा रह जाता है कि आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आइंदा भी यही रास्ता दूसरी हुकूमत भी अपना लेगी, तो पोलिटिकल डायलॉग का रास्ता है, आप उससे इंगेज करें। अगर चलें कोई 8 अक्टूबर पर दबा के राय कर लें, 8 अक्टूबर को इलेक्शन हमारे रास्ते की तो आपको फिक्र है कि जी कोई दूसरी अपना लेगी और वो इलेक्शन जो है वो लेट करेगी। क्या लेट करेगी? असम्बलियों की मुद्दत ही पूरी करेंगे ना, हम भी असम्बलियों की मुद्दत ही पूरी कर रहे हैं ना, हमको और बात तो नहीं कर रहे। तो अगर फिर इसका तरीक़ाकार मान लें कि जी असम्बली पहले तोड़ के तो इलेक्शन जो है वो करवा लो, तो फिर मुझे बताएं कि अगली दफ़ा जो पार्टी सिंध में बरसे इक़्तिदार होगी या जो पार्टी पंजाब में बरसे इक़्तिदार होगी, वो असम्बली तोड़ के साल पहले जो है वो इलेक्शन करवा के बरसे इक़्तिदार आके तो पूरा जनरल इलेक्शन जो है उसको फ़ारग कर देगी वो। सर ये तरीक़ाकार आप चाहते हैं कि मुल्क में? सर इस पर आप जितना मर्जी आर्गूमेंट हो जाए, ये जितना मर्जी आर्गूमेंट दें, लेकिन आपका आइन कहता है कि ये पावर चीफ मिनिस्टर की है, या तो उसको आप आइन अमेंड करके उसको शराइत के साथ कर दें। देखें तमाम
तमाम अगर 2 साल बाद असम्बली टूट जाती है, मेरा एक सवाल है, 2 साल बाद अगर असम्बली टूट जाती है इलेक्शन के, साहब, तो फिर तमाम पावर जो हैं 3 साल इलेक्शन, खा वो एग्जेक्टिव हो खा वो जुडिशरी की हो, तमाम जो है वो जुडिशली जो है वो इस्तेमाल होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनली इस्तेमाल होनी चाहिए, शरारत के लिए नहीं। ये इस आदमी ने ये शरारत के लिए, फितना गरी के लिए इसने ये जो है वो पावर इस्तेमाल की है। इसको देखा जाना चाहिए और ये देखना सुप्रीम कोर्ट का काम है। सर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं करें कुछ नहीं होगा। आखिरी 3-4 मिनट है, कोई कौम को खुशखबरी भी सुनाइए। लड़ाई से मुझे तो एज ए जर्नलिस्ट भी कई दफ़ा ना मैं बिल्कुल आके जाता हूँ, मैं कहता हूँ लोगों को कुछ तो तसल्ली दें। बहुत लंबी हो गई, ऑटो की लाइनों के अंदर 2014 से शुरू हुआ, 10 साल हो गए। ये आपकी एस्टैब्लिशमेंट की गेम है। अब सबसे ज़्यादा मुश्किल उन्हीं को पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट की गेम भले सही, लेकिन बात यह है कि ये एक ऐसा बंदा पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस हो गया है। ये फितना जब तक इस मुल्क की सियासत से माइनस नहीं होगा, ये इस मुल्क में। सर वो आपका जुमला बड़ा काबिल एतराज़ था, अदम कि या अब हम रहेंगे या ये रहेंगे, वो काबिल एतराज़ है, ये नहीं बोलना चाहिए। बात है एक सियासत के दान के तौर पे मैं तो आज भी कहता हूँ कि पॉलिटिकली या तो ये फिर अगर ये फितना कामयाब होता है तो फिर हम नहीं है। अब ज़ीरे दाखिला पाकिस्तान है, आपको नहीं कहना चाहिए। नहीं, मामला ये है कि पॉलिटिकली ये फितना अगर इस मुल्क की सियासत से व वोट की ताकत से, तो मैं ये आपको लिख के देने को तैयार हूँ कि ये मुल्क और कौम को किसी हादसे से दो चार करना। सर लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक, अगर 2 का सवाल को मौका मिल गया। नवाज शरीफ ने आज या कल किसी वक्त सऊदी अरब पहुँच जाना, आखिरी शायद अशरा उन्होंने वहाँ गुजारना है। एक तवक्को है कि हमें सऊदी अरब से और यूएई से कोई $3 अरब या $4 अरब का एक पैकेज चाहिए IMF की वो किस्त आगे बढ़ाने के लिए मामला। वो हमें इस मुद्दत के दौरान, इनके क़याम के दौरान ही हो सकता है कि पेशरफ्त हो जाए और अनाउंस हो जाए। इज़ इट ट्रू? कुछ रोशनी डाल सकते हैं? जी यकीनन, जब वो सऊदी अरब तशरीफ़ ला रहे हैं और वहाँ पे जो रॉयल फैमिली है उनके साथ उनके बड़े दरीना और बड़े इज़्ज़त व एहतराम के मरासम हैं, तो वहाँ पे जहाँ पे वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राज़ी करेंगे, तो वहाँ पे इस मुल्क और कौम के लिए भी दुआ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनकी दुआ सुनेगा। सर वहाँ उन्हें अपनी माजी की गलतियों की भी माफ़ी मांगनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कभी मिल के हुकूमत में नहीं आना चाहिए। और पाकिस्तान अब आएंगे? जी पाकिस्तान तो उनका आने का प्रोग्राम जो है वो तय है कि वो इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला अपनी पार्टी को, मुस्लिम लीग नून को जो है वो लीड करेंगे। लेकिन अभी आएंगे या अभी वापस लंदन जाएंगे? नहीं, अभी तो मेरा ख्याल है वापस लंदन जाएंगे, वापस ईद तक क़याम करके तो वापस लंदन चले जाएंगे। मेरा ख्याल है कि तो ये जो पैकेज है ये सऊदी भी और यूएई भी, आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अगले 8-10 रोज़ में अनाउंस हो जाएगा? जी हमें पूरा यकीन है और इंशाअल्लाह ताला ये इससे हमारी जो मुआशी मुश्किलात हैं वो हल हो जाए। आप जाएंगे इस अरसे में सऊदी अरब जाएंगे आप या प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ? ये जिस किस्म की सूरत हाल है इसमें मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर का जाना भी मुश्किल होगा। अच्छा, अगर वो गए भी तो शायद ईद के मौके पे अगर फैमिली वहाँ पे इकट्ठी हुई तो शायद 1 या 2 रोज़ के चले जाएँ। लेकिन इस सूरत हाल में मेरा भी और ख़ास तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर का, लॉ मिनिस्टर का, बंदे जो है वो बड़े रेलेवेंट हैं फाइनेंस के हवाले से भी और सिक्योरिटी के हवाले से भी, तो हमें मेरा ख्याल टाइम नहीं मिलेगा। सर वो किसी ज़माने में वो इलेक्शन होने होते थे ना, तो वो कहा जाता था कि इलेक्शन से पहले वो फार्मूला तैयार किया जा रहा है कि इलेक्शन कैसे होने हैं। तो आजकल इसाक डार और राना सनाउल्लाह भी बैठ के वो फार्मूला बनाते हैं और फिर शहबाज शरीफ को देते हैं, वो घोल के पिलाते हैं कि ये फार्मूला है, इसके मुताबिक आगे चले। पूरी टीम बैठ के बनाती है, पूरी टीम बैठ के बनाती है और फिर उनसे अप्रूवल लेती है, पार्टी लीडर। तो बच जाएंगे आप लोग या आपका जाने का टाइम आ गया? अल्लाह के फजल से हम बच गए। तो इतनी आपको खुश उम्मीदी कैसे है? मुझे अभी नहीं है। बहरहाल कुछ अंदर की बातें जो है बताने वाली नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल से ये बहरान जो है ना ये टल गया है। खुश रहिए राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।